हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सिद्ध आईएएस। आई होप आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो पिछले वीडियो में हमने 2011 के पेपर का एनालिसिस किया था यूपीएससी के। तो इस वीडियो में हम 2023 का पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे। तो इसमें हम 1 से 50 से क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि मैंने 2020, 22 और 23 का प्रीलिम्स क्रैक किया था, और 23 में मैंने फॉरेस्ट का भी प्रीलिम क्रैक किया था, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम या पेपर था। और इस बार मैंने सिविल्स का इंटरव्यू भी दिया था दोस्तों। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबको। तो आप प्लीज़ इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और आपका ये लाइक और शेयर और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देता रहेगा। तो इसलिए मैं आपके लिए और वीडियोस लाता रहूँगा, जैसे पीवाईक्यू के एनालिसिस। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, 2023 का जो पेपर था वो मतलब बहुत टफ था। ओके। और अभी अभी जो यूपीएससी ने उसका आंसर की भी दिया है, जिसमें से हमने देखा है, बहुत सारे लोगों ने हमने देखा होगा कि जो आंसर्स है वो जो क्लासेस में दिए वाले थे उसमें से अबाउट 10 से लेके 15 क्वेश्चन तक उनके भी गलत है, जो यूपीएससी ने दिया है, और उनके आंसर्स में 10 से 15 क्वेश्चंस का डिफरेंस है। ओके। तो यहाँ पे जो यूपीएससी ने जो फाइनल दिया है, वही हम उसको फाइनल मानेंगे। ओके। तो और दूसरा एक चीज़ है कि एग्ज़ाम टाइम कंडीशन में हमें बहुत बार ऐसे पता नहीं चलता, तो हमें कुछ कुछ डिसीजन वहाँ पे लेने होते हैं, हमें आंसर मार्क करना होता है। ओके। और क्वेश्चंस कुछ कुछ टफ थे, उसको हम कैसे डील करना है हमें वो इस आगे हम वीडियो में देख लेंगे। और जो 2011 का वीडियो आप उसको देख सकते हो अच्छे से, वहाँ पे हमने कैसे एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया है। वैसे इस पेपर में भी एलिमिनेशन मेथड है। ठीक है। और देखो, मैंने जैसे मेरे पहले वीडियो में बताया था कि नॉलेज इज द किंग। नॉलेज ही सबसे अच्छा है, मतलब इम्पोर्टेंट है सबसे पहले। लेकिन जब जहाँ जिस क्वेश्चन में हमारा नॉलेज को लिमिटेशंस आती है, उसके बाद ही हमें ट्रिक्स और एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है। ओके। तो सबसे पहले प्रायोरिटी हमें नॉलेज को देनी है। और उसमें से भी मैंने बोला था कि स्टैटिक का पोर्शन जो होता है उसको हमें बहुत अच्छे से रिवाइज और ये करना चाहिए। तो चलो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। जो देखिए, पहला क्वेश्चन जो था वो है, झेलम रिवर पासेस थ्रू द उलर लेक। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये पहले भी यूपीएससी ने पीवाईक्यू में पूछा हुआ है। ओके। तो ये मतलब वहाँ पे ऐसा था कि उलर लेक डायरेक्टली फीड बाय द झेलम रिवर, तो विच रिवर ऐसा पूछा था उसने, उसका आंसर झेलम रिवर था। तो दिस इज राइट। कि दूसरा, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोल्लेरू लेक। अगर आपने मैप देखा होगा बहुत अच्छे से, तो क्या है कि कृष्णा रिवर कृष्णा रिवर और गोदावरी रिवर ऐसे हैं, तो इन दोनों के बीच में ये कोल्लेरू लेक है यहाँ पे। ओके। तो ये भी यूपीएससी का पीवाईक्यू है, जहाँ पे उन्होंने पूछा है कि कृष्णा और गोदावरी के बीच में कौन सा लेक है, कोल्लेरू लेक। तो ये डायरेक्टली फीड नहीं करता, उसके साइड से ये गुजरता है, तो सेकेंड इज रॉन्ग। और तीसरा देखिए, मेंडरिंग ऑफ द गंडक रिवर फ्रॉम कंवर लेक। तो देखिए, यहाँ पे गंडक रिवर बोला है, और लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है बुरी गंडक। बहुत सारे क्लासेस ने इसका आंसर सही दिया था ये, लेकिन यूपीएससी ने इसको गलत दिया है। तो देखिए, ये जो पहले जो दो स्टेटमेंट्स है, इसको हम पीवाईक्यू से यूपीएससी के वैसे भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन तीसरा जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा डिफिकल्ट था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट मानता हूँ। तो इसका आंसर है ओनली वन। देखिए, जो दूसरा जो क्वेश्चन है वो पोर्ट्स पे है। कामराजर पोर्ट, मतलब इंडिया में दो पोर्ट्स हैं, मेजर और माइनर, दो टाइप के पोर्ट्स होते हैं। तो मेजर पोर्ट्स में अबाउट 13 मेजर पोर्ट्स है, बाकी माइनर पोर्ट्स तो बहुत सारे हैं। तो ये सारे मेजर पोर्ट्स के बारे में बात करी जा रही है यहाँ पे। कामराजर पोर्ट, फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। यस, ये पिछले साल न्यूज़ में भी था बहुत कुछ, और ये करंट अफेयर में भी था, तो इसलिए दिस इज अ राइट स्टेटमेंट। तो देखिए, मुंद्रा पोर्ट जो था, मुंद्रा पोर्ट लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट। यस, जो गुजरात कोस्ट में है मुंद्रा पोर्ट, तो दिस इज लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट है। तीसरा है विशाखापट्टनम, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। नहीं, हमने तो बहुत बार पढ़ा है कि जेएनपीटी इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, तो ये गलत है और ये सही है। तो इसका आंसर ओनली टू पेयर्स होगा। देखिए, ये जो ऐसे क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस की वजह से ऐसे इस ऑप्शंस की वजह से क्वेश्चंस थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है।
लेकिन स्टिल वी हैव, मतलब अगर हम हमें ये तो क्वेश्चन वैसे इजी था, ऐसे हम इसको डील कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए हमें जो पता है उस पर थोड़ा गट्स में रखना चाहिए, हमारे नॉलेज पे हमें थोड़ा विश्वास रखना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट निकाले उसके मेजर और माइनर पोर्ट्स की, आपको भी पता होगा ये। तो देखिए यहाँ पे ये जो मुंद्रा पोर्ट है, कांडला पोर्ट उसके साइड में ही है। ओके, तो ये पिपरावा पोर्ट, दाहेज पोर्ट, ओके, कि मुंबई या जेएनपीटी पोर्ट, ये दोनों मतलब दो पोर्ट्स है यहाँ पे। और यहाँ पे और एक पोर्ट नया बना रहे हैं, उसके अगेंस्ट कुछ इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स भी चल रहे हैं। तो वो पोर्ट है वाढवन, वाढवन पोर्ट करके यहाँ पे। और अगर ये पोर्ट बना तो ये इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट हो जाएगा, जेएनपीटी से भी बड़ा पोर्ट हो जाएगा। ओके, तो सिर्फ देखो मार्मुगाओ पोर्ट है, सॉरी मार्मुगाओ है, ये जो कर्नाटक में है। दूसरा एक कोची, तुतिकोरिन, चेन्नई, ठीक है, ये काकीनाडा। तो ऐसे कोलकाता और हल्दिया ये इंडिया के मेजर पोर्ट्स हैं। और यहाँ पे भी पोर्ट ब्लेयर, ये भी पोर्ट है अपना अंडमान निकोबार में। ओके दोस्तों, तो आप पोर्ट्स के बारे में थोड़ा पढ़ सकते हैं, और एनसीईआरटी में बहुत कुछ इसके बारे में ऑलरेडी दिया हुआ है। तीसरा देखिए, ये इजी क्वेश्चन है, डेसिडियस ट्री के बारे में पूछ रहे हो, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर डेसिडियस ट्री। देखिए टीक वी नो, टिक्टोना ग्रैंडिस, और महुआ, ये दोनों हमने, और ये सब कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्टैटिक का बहुत अच्छे से रिवीजन करना चाहिए। और दूसरा है जैकफ्रूट, नहीं जैकफ्रूट तो ये एवरग्रीन है, जैसे महोगनी, एबोनी, जैकफ्रूट, तो ये सारे ये डेसिडियस ट्रीज में नहीं आता। तो इसको, इसका आंसर ओनली 2 होगा। तो देखिए दोस्तों, इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्टैटिक का रिवीजन बहुत अच्छे से करना जरूरी है। अगर इसमें से एक भी अगर हमने इलिमिनेट किया तो हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। दूसरा देखिए, इंडिया हैज अ मोर अरेबल एरिया देन चाइना। देखिए इंडिया का जो अरेबल लैंड है वो अबाउट 200 मिलियन हेक्टर है, और वहीं पे चाइना का 160 मिलियन हेक्टर के आसपास है। तो ये स्टेटमेंट सही है, और ये हमें इकोनॉमी में पढ़ने को मिलता है बहुत बार, करंट अफेयर्स में भी है था, और बहुत सारे स्टैटिक बुक में भी दिया हुआ है ये। ओके, एग्रीकल्चर पोर्शन में मोस्टली। सेकेंड देखिए, प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कंपेयर टू चाइना। तो देखिए, जो इरिगेटेड एरिया इज मोर इन चाइना एज कंपेयर टू, मोर इन इंडिया एज कंपेयर टू चाइना। और तीसरा स्टेटमेंट देखिए, द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हाइयर देन दैट इन चाइना। देखिए ये है, मतलब ये बोल रहा है कि चाइना की प्रोडक्टिविटी इंडिया से कम है। ऐसा नहीं है, चाइना की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, क्योंकि उनके पास अभी टेक्नोलॉजी भी है, और मतलब उनका पर कैपिटा इनकम भी बहुत ज़्यादा है, तो वो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं उसमें। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है और फर्स्ट सही है। देखिए सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में बहुत सारे क्लासेस का एक अलग व्यू था, लेकिन यूपीएससी ने इसको सही दिया है। ओके, एक बार मुझे देखना पड़ेगा इसको, शायद इसको गलत दिया है, तो इसका आंसर ओनली 1 हो जाएगा। तो आप भी एक बार चेक करिए, शायद इसका आंसर ओनली 1 है, सेकंड का गलत दिया है। लेकिन वी डोंट नो, लेकिन डेटा के हिसाब से देखा जाए तो सेकंड सही होना चाहिए था, बट वी डोंट नो व्हाई यूपीएससी ने वो ऐसा दिया है। फिर भी आप एक बार इसको चेक करिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिपीटेड फॉल्स इन द सी लेवल गिविंग राइज टू प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड। तो देखिए इसका अगर हिंदी में इसको अगर, ठीक है, तो हिंदी में इसको देखा जाए तो यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में ही पूछा हुआ है कि जिस वर्तमान समय कच्छ भूमि उत्पन्न होती है, तो इससे ये कच्छ का रण, रण ऑफ कच्छ, ये आंसर इसका मतलब ऐसे आ जाता है। चलिए अगर हम यहाँ पे अगर इलिमिनेशन भी करना अगर चाहे, तो देखिए भित्तरकनिका मैंग्रोव, मरक्कनम सॉल्ट प्लैंस, और नौदप्पा स्वैम्स, और रन ऑफ कच्छ। देखिए इनमें से हमें बस इस दो के बारे में ज़्यादातर पता हो, हम इसके बारे में पढ़ते हैं क्योंकि ये मैंग्रोव्स है, या यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्वर ये है। तो देखना चाहिए, क्योंकि ये दिस इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, एग्जाम टाइम कंडीशन में हम इसमें कोई इलिमिनेट भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आंसर तो कोई कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम इसको हिंदी में पढ़े तो थोड़ा इजी हो जाता था इसमें, अगर रन ऑफ कच्छ ढूंढने के लिए। सो आई थिंक दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, और ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये इसमें कि चारों के चारों आंसर हो सकते हैं। ठीक है, हम इसमें एक भी एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए सिक्स्थ वाला, इल्मेनाइट rutile abundantly available in certain coastal tracts of India, और which one of the following is the rich source। तो इसका जो इसमें कौन सा मिलता है। तो देखिए अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम कुछ इलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे आयरन। आयरन का हमें पता है हिमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये वोर होता है, उससे हमें आयरन मिल जाता है मोस्टली, तो हम इसमें आयरन को हम निकाल सकते हैं। और दूसरा हम एल्यूमिनियम को भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आयरन और एल्यूमिनियम मोस्टली साथ में मिलते हैं। अगर जहाँ पे हिमेटाइट, मैग्नेटाइट मिलेगा वहाँ पे एल्यूमिनियम मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे हम ए और सी को एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी
बी और डी जो है वो ऑप्शन फिर भी 50-50 में आ जाता है यहाँ पे। अगर आपको पता होगा कि इल्मेनाइट एंड ट्यूटाइल ये जो है वो यहाँ पे टाइटेनियम मिल जाता है, तो इसका आंसर डी है। बट स्टिल दिस इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन हम यहाँ पे दो को इलिमिनेट कर सकते हैं थोड़ा अपने कॉमन सेंस के बेसिस पे। दूसरा देखिए, अबाउट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स कोबाल्ट, a metal required to manufacture of batteries for electric motor vehicle produced by, कहाँ पे मिलता है? देखिए यहाँ पे हम बस कजाकिस्तान को हम इलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि वी नो कजाकिस्तान में यूरेनियम के ये ज़्यादा है। तो इसमें शायद अगर कजाकिस्तान में कोबाल्ट होता तो हमने सुना भी होता, जैसे हम कजाकिस्तान से यूरेनियम भी इंपोर्ट करते हैं। ओके, तो वैसे कोबाल्ट की भी उसमें सेमीकंडक्टर के लिए ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिक मोटर्स में इसकी ज़रूरत है। तो और वहाँ पे होता तो हमारे लिए बहुत ईजी भी हो जाता, और इसकी कहीं ना कहीं तो हम बात भी सुनते, मतलब ऐसे न्यूज़ में भी आ जाता। तो कजाकिस्तान तो इसमें नहीं है, लेकिन स्टिल इसमें तीन ऑप्शन रह जाते हैं, तो इसमें से भी चूज करना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि बोट्सवाना या इसके बारे में हम ज़्यादा सुनते नहीं है। अर्जेंटीना को फिर भी हम वैसे भी, जैसे वहाँ पे लिथियम ट्रायंगल है, तो लिथियम की वजह से हम अर्जेंटीना को भी हम इसमें से निकाल सकते हैं, बट स्टिल दिस इज डिफिकल्ट क्वेश्चन। ओके, तो मैक्सिमम हम यहाँ पे 50-50 तक आ सकते हैं, स्टिल वी डोंट नो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिर भी मैंने एक मैप साउथ अफ्रीका का मैंने यहाँ पे दिया है, जो यहाँ पे है। तो अर्जेंटीना, तो देखिए यहाँ पे अर्जेंटीना है, यहाँ पे उरुग्वे है, और ये जो है पोर्शन यहाँ पे जो लिथियम ट्रायंगल है, बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली। ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अ कॉन्गो बेसिन? आई थिंक अगर मैप अगर हमने अच्छे से किया तो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन मेरे हिसाब से, क्योंकि पिछले साल भी मेरे ये सही आया था। थोड़ा मैप आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इसमें से हम युगांडा को सबसे पहले निकाल सकते हैं, युगांडा और साउथ सूडान को। क्योंकि अगर हमने साउथ अमेरिका का, सॉरी अफ्रीका का अगर मैप देखा जाए तो देखिए युगांडा जो है, तो यहाँ पे युगांडा आएगा। ठीक है, और दूसरा इन बोला सूडान और साउथ सूडान, ये साउथ सूडान है, तो ये दोनों ईस्ट के साइड में है, और ये कॉन्गो जो लेफ्ट के साइड, मतलब वेस्टर्न अफ्रीका में है थोड़ा नीचे। और दूसरा इन्होंने बोला कि नाइजीरिया, नाइजीरिया देखिए, नाइजीरिया यहाँ पे है और यहाँ पे कैमरून है, और ये जो रिवर है वो रिवर देखिए कॉन्गो रिवर। देखिए कॉन्गो रिवर का जो बेसिन, यहाँ से कुछ कुछ रिवर आते होंगे वैसे, इसलिए तो उन्होंने बोला कि मतलब इसके नज़दीक कौन सा रिवर स्टेट है, वो है ये कैमरून। ओके, तो इस हिसाब से हमें उसको आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन नाइजीरिया नहीं है, साउथ सुडान नहीं है, और युगांडा भी नहीं है, इसका आंसर कैमरून है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा मैप अच्छे से करिए, मैप को देखिए। देखिए फिर ये भी बहुत टिपिकल क्वेश्चन है यूपीएससी का, ऐसे पूछती है, स्वैप करती है यूपीएससी मोस्टली। देखिए, अमरकंटक हिल्स आर दी एट द कन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री रेंजेस। वही मैं बोला था, मैप इफ यू नो, सह्याद्री रेंज तो महाराष्ट्र में है, ठीक है, और विंध्या तो मध्य प्रदेश और गुजरात में आता है। तो ये सह्याद्री यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे सतपुड़ा है, अमरकंटक हिल्स, जो अमरकंटक वहाँ पे टेम्पल है, शिवा शिवा टेम्पल, तो दैट इज, ये सह्याद्री नहीं है, इसलिए रॉन्ग हो जाता है। बिलीगिली रंगन हिल्स कंस्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सातपुड़ा रेंज। देखिए बिलीगिरी रंगन अगर आपने पढ़ा हो तो बिलीगिरी रंगन एक टाइगर रिजर्व भी है, और ये कर्नाटक में है। ओके, तो और कर्नाटक, और ये बोल रहा है कि सातपुड़ा रेंज तो महाराष्ट्र के ऊपर, महाराष्ट्र का नॉर्थ और मध्य प्रदेश में आता है, तो यहाँ यहाँ से इसका कोई रिलेशन नहीं है। क्योंकि शेषाचलम हिल्स कंस्टिट्यूट द वेस्टर्न घाट, नो, शेषाचलम इज द पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट। ओके, जो आंध्र प्रदेश में आता है, शेषाचलम हिल्स भी है, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भी है, तो ये हम सबको पता होगा, इसका आंसर नन आएगा। जैसे ये देखिए यहाँ पे है, ये देखिए ये सातमाला राजपीपला, यहाँ पे ये सातपुड़ा और विंध्यास रेंज, यहाँ पे देखिए ये विंध्यास और ये सातपुड़ा रेंज है, यहाँ पे अमरकंटक आता है। ओके, और ये है यहाँ पे शेषाचलम हिल्स। ठीक है, दिस इज ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न घाट का वो पार्ट है। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, 10th, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्ट्स डिब्रूगढ़ एंड सूरत। देखिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है वो हमारा दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली, ये हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है मेनली। तो इसमें ये डिब्रूगढ़ और ये सूरत की बात करता है, तो ये डायरेक्टली ईस्ट वेस्ट की बात करता है, तो ये नहीं है। ट्राइंगल ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट्स मोरे इन मणिपुर, ये हमने पढ़ा है, और चांगाई मई थाईलैंड बाय म्यांमार। देखिए दिस इज वेरी डिफिकल्ट स्टेटमेंट,
क्योंकि चांगई माई जो है वो थाईलैंड में है या म्यांमार में है, कहाँ पे वी डोंट नो। ठीक है, सो इसके बारे में कोई पता कुछ पता नहीं है। ये बीसीआईएम की बात कर रहे हैं, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक पार्ट माना जाता है, लेकिन इसमें इंडिया नहीं है, उसमें इंडिया ने कनेक्ट नहीं किया खुद को। और ये बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में कनेक्ट हो गया है, और वाराणसी और कुनमिंग। सो दिस इज वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट। तो स्टिल अगर ये ओनली टू ओनली थ्री नहीं है इसमें, और फिर भी हम इसमें से दो ऑप्शन में 50 बच जाते हैं, लेकिन फिर भी ये सेकंड जो गलत है, इसका आंसर नन है। लेकिन दिस इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। ओके, सो वी हैव टू बी अलर्ट, और हमें थोड़ा मैप इसलिए अच्छे से देखना चाहिए। इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। यस वी नो अबाउट मोर देन 50% जो है, लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 52% जो है इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी वो कोल से आती है। ठीक है, सो अगर ये तो सही है। दूसरा कि यूरेनियम एनरिच्ड एक्सटेंड टू द 60% इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए ईरान की वजह से बहुत न्यूज में था, क्योंकि ईरान में बोला जा रहा था कि 5% से ऊपर उनका इनरिचमेंट लेवल गया है, तो वो भी मतलब एक डेंजरस हिस्से देखा जा रहा था। तो अब देखिए 60% से इस समय इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, इसके लिए तो बहुत कम चाहिए होता है। और इतना हो गया तो ये एटम बॉम्ब बनाने के, ये ऐसा जो बॉम्ब बनाने के मतलब बहुत करीब हो जाएगा। जैसे हमने पढ़ा भी होगा कि 5 to 20% एनरिचमेंट लाने के लिए बहुत टाइम लगता है, लेकिन इसके बाद लाने के लिए इतना इतना ये डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद बहुत इजीली वो एनरिच हो जाता है। ओके, सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो इसका आंसर होगा वन। वन इज करेक्ट एंड टू इज इनकरेक्ट। उसके बाद देखिए, मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। ओके, हमें इसके बारे में पता नहीं है, अगर हम नहीं होता तो आगे देखिए, मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन द माउंटेन ग्रासलैंड विथ नो प्रीडेटर्स। देखिए कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। एक तो ये माउंटेन ग्रासलैंड में ही मिलेगा और इसका कोई प्रेडेटर नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, तो ये भी एक मैमल है, मार्सुपियल्स मैमल, कंगारू हमें पता है। ठीक है, तो ये सेकंड बिल्कुल गलत है, इससे ही हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई तो किसी का तो गलत होना, किसी को तो राइट सही होना ही है इसमें। तो इसका आंसर सी। देखिए इसमें तो ये वैसे दो गलत है, तो ये दोनों वैसे ही गलत हो रहे हैं। ठीक है, और ये भी दिस इज रॉन्ग, तो इसको एलिमिनेशन से आ जाएगा। और स्टिल देखिए मार्सुपियल्स इंडिया में फाउंड नहीं होते, और ये मतलब वो कांगारू और कभी इसके पहले भी नहीं थे इंडिया में। ओके, तो इसलिए वो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सॉरी सही है, फर्स्ट इज राइट। इसके बाद देखिए, इन्वेजिव स्पेसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप दैट डेवलप्स ग्लोबल इन्वेजिव स्पेसीज डेटाबेस। देखिए यहाँ पे क्या है, दिया है कि ये जो नीचे वाले ऑप्शन है, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड कमीशन फॉर इन्वायरमेंट, और ये इसको तो पहले ही निकाल दो, क्योंकि ऐसा कोई यूपीएससी नहीं देता मोस्टली। और आप इसको भी निकाल दो, ठीक है, अगर होता तो हमने कहीं तो कहीं इसको बारे में पढ़ लिया होता। तीसरा देखिए, अगर हमें इसके आंसर के लिए आना है तो देखिए इसने बोला कि डेटाबेस, हमने रेड डेटा के बारे में पढ़ा है। जो रेड डेटा कौन लाता है? आईयूसीएन। ओके, तो ये उसी डेटाबेस के बारे में, ये इन्वेजिव स्पीसीज का है लेकिन ये डेटाबेस के, तो इससे थोड़ा हम एनालॉजी मतलब समझ सकते हैं। यहाँ पे ये ब्रैकेट में भी दिया है कि कोई डेटाबेस है, तो देखिए हम ऐसे थोड़ा कर सकते हैं, ऐसे हम थोड़ा नजदीक आने की कोशिश कर सकते हैं आंसर्स के। तो जैसे आईयूसीएन रेड डेटा लाता है, तो ऐसा कोई ये डेटा लाता होगा, ऐसा हमें इस टाइम सोचना चाहिए। और ये थोड़ा एलिमिनेशन और इस तरह मेथड करने से ही आ जाएगा। इसका आंसर ये है। ठीक है, तीसरा देखिए, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर नॉक्टर्नल। ठीक है, इसमें से नॉक्टर्नल कौन से हैं? तो देखिए इसका बहुत सारे क्लासेस ने आंसर जो अलग अलग मतलब दिया है, यूपीएससी ने इसका आंसर अलग दिया है। सबसे पहले देखिए कि लायन टेल्ड मैकैक को हम वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, कि मैकैक जो है मतलब जो वेस्टर्न घाट में मिलता है। इस पे यूपीएससी ने प्रीवियस क्वेश्चन पूछा कि वेस्टर्न घाट में लायन मतलब कौन सा मिलता है, उसमें से लायन टेल्ड मकाक एक ऑप्शन था। तो देखिए मलबार काइवेट, मलबार काइवेट इज अ नॉक्टर्नल, ये हमने वैसे भी पढ़ा होगा इसमें। जैसे देखिए सांबर डियर के बारे में बहुत सारे क्लासेस ने इसको बोला था कि ये नॉक्टर्नल है, लेकिन देखिए मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी, तो उसने बोला कि यार हम डिस्कवरी पे देखते हैं सांबर डियर को, उसको कभी रात में नहीं दिखाया जाता। दूसरा है कि रात में अगर दूसरे एनिमल्स आ रहे हैं तो उनके लिए बहुत धोखा है ये, तो उनके लिविंग के लिए। तो सांबर डियर वैसे भी रात में नहीं आएगा। ओके, सो ये मतलब मैंने पिछले साल भी इसको ओनली वन ही मैंने आंसर किया था मेन जो यूपीएससी में 2023 के प्रीलिम्स में। इसका आंसर ओनली वन ही होगा, क्योंकि मलबार काइवेट ही बस नॉक्टर्नल है, बाकी तो नॉक्टर्नल कोई नहीं है। सर देखिए, ये बोल रहा कि वैगल डांस, देखिए ये भी यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद 2010 से पहले वाला क्वेश्चन है वो। लेकिन इसलिए आप देखो उस वहां तक हमें थोड़ा जाना चाहिए, जिस जहां तक हम पीवाईक्यू कर सकते हैं उस ईयर तक हमें करना चाहिए। तो इसका आंसर है हनी बीज।
तो वैगल डांस देखो ये कैसे करते हैं, पहले मतलब इनका जो मूवमेंट है वो ऐसे होता है, पहले ऐसे जाते हैं फिर ऐसे जाके फिर ऐसे, जैसे आठ जो होता है हमारा, तो वैसे क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये यूपीएससी ने पहले जो क्वेश्चन था वो इसी पे पूछा था कि अगर कोई ऐसा कोई मतलब ऑर्गेनिज्म है जो ऐसे 8 टाइप मतलब चलता है या डांस करता है, तो वो कौन सा है, तो यही है हनी बीज। उसको इन्होंने इस पर नाम चेंज करके वैगल डांस किया है। ओके, ये हमें पता होना चाहिए वैसे। जरा देखिए, देखो अब ये सम मशरूम्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, यस। सम मशरूम्स साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज, सम मतलब किसी ना किसी मशरूम में तो होगा। ठीक है, इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज, बायो, तो ऐसे ऐसे सारे जो क्वेश्चन थे उसमें हमें ऑल ऑफ दी अबव करना चाहिए। तीसरा देखिए, 17 इंडियन स्क्विरल के बारे में पूछा है। दे बिल्ड नेस्ट्स बाय मेकिंग बरो इन द ग्राउंड। कभी आपने देखा है क्या कि स्क्विरल को ग्राउंड में रहते हुए? ओके, सो ये लॉजिकली हम इसको इलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, दे स्टोर देयर फूड मटेरियल्स लाइक नट सीड्स इन द ग्राउंड। ओके, ये तो मतलब करते होंगे, जैसे सीड्स या फूड वो खाते ही है। ठीक है, तो ये है दे आर ओमनीवरस। हाँ, कुछ कुछ जो स्क्विरल्स है, जैसे जायंट स्क्विरल्स, और ये कुछ कुछ ना ऐसे खाते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खाते हैं ये। ठीक है, तो ये सही है, इसका आंसर ओनली 2 है। हम एक को बस एलिमिनेट कर सकते हैं, बाकी तो दोनों नॉर्मल स्टेटमेंट है। जैसे अगर एक भी अगर स्क्विरल ओमनीवरस हो गया तो वो ये स्टेटमेंट पूरा सही हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसे सोच सकते हैं वहाँ पे। देखिए 18 सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरमेंट्स विद टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। देखो सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बात कर रहे हैं, हमने मतलब सुना भी होगा कभी आपने कि जो वोल्केनोज होते हैं, वोल्केनोज के आसपास भी कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये सही है। तो सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन्वायरमेंट विद टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये भी सही होगा। अगर वही ना कि एक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर मिल गया तो अगर ये स्टेटमेंट मतलब सही हो जाएगा। सम लिखा है तो इस पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, सेम विद दिस स्टेटमेंट, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे जो क्वेश्चंस है उसमें आप हमें ज़्यादा टाइम हमें नहीं निकालना चाहिए, ज़्यादा इसमें सोचना भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अगर एक दो क्वेश्चंस में अगर ओनली 2 या ओनली 1 आंसर आ रहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि हर जगह पे वही हो रहा है। तो इस पे थोड़ा मतलब आप एक क्वेश्चन के लिए सारे क्वेश्चन पे हम डाउट नहीं कर सकते। Hey, which one of the following makes a tool with stick to scrap insects from hole in tree or log of wood? देखिए इसमें क्या है ना कि हम फिशिंग कैट, देखिए अगर आपको टूल बनाना है तो आपके लिए आपको 2 हाथ तो चाहिए एटलीस्ट। ओके, तो थोड़ा आप ऐसा सोच सकते हो। तो फिशिंग कैट जो है, तो हम इसको निकाल सकते हैं। और स्लोथ बियर, देखिए स्लोथ बियर क्या ही करेगा वैसे, टूल व्हील बना के ये वुड से निकाल के कुछ इंसेक्ट थोड़ी खाएगा। ओके, तो उसके लिए हाथ चाहिए 2, जिसको यानी कि वो नीचे वाले 2 पैर पे बहुत अच्छे से बैठ पाए, मतलब बैठ पा सकता होगा, तभी तो उसके दोनों हाथ फ्री हो जाएंगे, और तो वो एक कोई तो टूल बनाने के लिए उसके लिए इजी हो जाएगा। ओके, तो इसमें देखिए मैंने पिछले साल भी ऐसे 2 एलिमेंट किए थे, लेकिन फिर भी इस 2 में मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने उसको इसको स्किप किया था, लेकिन उसका आंसर अभी है ओरंगुटान। तो ओरंगुटान मतलब दिस इज द नियरेस्ट जो हमारा ये है एंसेस्टर, दिस इज ऑफ ह्यूमन, ये ओरंगुटान है। और ऐसे मतलब देखा गया कि ऐसे वो टूल व्हील बनाता है, तो इसका आंसर अभी बी है, तो आप इसको याद रख सकते हो अभी, क्योंकि ये देखिए 50-50 पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत डिफिकल्ट था पेपर। ओके, और इस बार भी ऐसा टाइप ही क्वेश्चन आने वाला है, तो आप ऐसे वाले क्वेश्चंस का हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। 20 देखिए, इन मेकिंग ऑफ हाउ मेनी ऑफ द अबो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स आर यूज्ड। अब देखिए मोस्टली अगर ऐसे क्वेश्चन में हमें ऑल ऑफ द अबोव ही करना चाहिए। अगर यूपीएससी ने इसका आंसर देखिए क्या किया कि ओनली 3 दिया है। ठीक है, बट वहां जाके हम कैसे सोचेंगे कि यार इसमें नहीं होता होगा, इसमें नहीं होता, अगर थोड़ा भी कहीं पे यूज किया होगा तो फिर हम वहां पे सोचेंगे, तो हमें तो उसके बारे में पूरा तो पता नहीं होगा ना, तो दूसरे क्वेश्चंस निकलेंगे। अब यहाँ पे उन्होंने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पूछा है, बाद में कोई दूसरा एचसीएफसी पूछ ले या कोई दूसरा पूछ ले, तो उसमें हम जहाँ तक हमें पूरा 100% पता नहीं तब तक हम उसमें चांस नहीं ले सकते। तो मेरा तो मतलब एक सजेशन है कि इसमें ऑल ऑफ द अबव ही हम मार सकते हैं। तो इसका लेकिन इसका जो आंसर वो गलत हो जाता आपका, लेकिन इट्स ओके, हर एक आंसर सही नहीं आता, क्योंकि बहुत सारी यूपीएससी ऐसे कुछ ट्रिकी भी क्वेश्चन दे देती है। लेकिन इसका सही आंसर है ओनली 3, बट देखिए एग्जाम कंडीशन में बहुत प्रेशर होता है, उस टाइम आपको चूज करना है। तो मेरा तो एक सजेशन है कि इस पे आप ऑल 4 ही करना है। जैसे देखो यहाँ पे ऑल 3 है, पिछले वाले क्वेश्चन में ऑल 4 था सम वाले, तो थोड़ा आप इसको देख सकते हैं। सर देखिए इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट्स इन
InvITs जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर इन्वेस्टर्स इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स। देखिए 2021 में भी ऐसा क्वेश्चन था कि किसी जो क्या बोलते हैं कि जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन होता है उसमें अगर उसमें भी कोई टैक्स नहीं होता, तो ऐसा कुछ कुछ चीजें बोलते हैं जहाँ पे टैक्स, सरकार टैक्स क्यों नहीं लगाएगी, सरकार तो हर चीजों पे टैक्स लगाती है, जीएसटी आने के बाद तो हर चीज पे टैक्स लगा हुआ है, तो एग्जम्प्टेड तो टैक्स किसी से नहीं होगा, इसी से आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि देखिए ये बोला है कि वन इज करेक्ट गलत, दोनों करेक्ट गलत, दोनों करेक्ट गलत, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर भी हम पढ़ते हैं जो इनविट्स हैं रिकॉग्नाइज्ड अंडर सरफाइसी एक्ट जो 2002 का है उसके अंडर रिकॉग्नाइज किया है, और ये पिछले साल न्यूज में भी था। ओके, तो अगर आपने थोड़ा अच्छे से करंट अफेयर पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा, लेकिन यहाँ पे इसका ये पता होने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, यूपीएससी ऐसे आंसर देखिए एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, या गवर्नमेंट कुछ फ्री में दे रही है, फ्री में पैसे दे रही है, तो ऐसे जो होते हैं ना इनको थोड़ा आप थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए, वहां उसको अंडरलाइन करा करिए। ठीक है, देखिए जैसे देखा जाए तो इनविट्स क्या होता है, इनविट्स एक होता है कि एक हम किसी हाईवेज बना रहे हैं या रोड्स या पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बना रहे हैं, तो वहाँ उसके लिए ना कुछ ऐसे मतलब इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कंपनीज लेते हैं। ठीक है, जैसे कुछ ट्रस्ट ये करते हैं तो उसको इनविट्स बोलते हैं। ठीक है, और इससे वो पैसा यूज करते हैं। अगर रीट्स जो है वो रियल एस्टेट के लिए मोस्टली, जैसे बिल्डिंग्स है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स है, कमर्शियल्स है, तो इनको यूज करने के लिए रीट्स है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इनविट्स का यूज करते हैं। ओके, तो आप इसमें यहाँ पे पढ़ सकते हैं एक्स्ट्रा कुछ चाहिए तो। फिर देखिए इन द पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट मेनी सेंट्रल बैंक्स सॉरी बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक्स। ये हमने देखा था कि फेडरल रिजर्व या ये जो इंडिया का आरबीआई है वो सारे लोगों ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया था कोविड टाइम पे। तो क्या हुआ था कि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। ओके, तो इसके लिए इन्फ्लेशन, कहीं इन्फ्लेशन ना हो जाए, या जो डिमांड लोगों की आ रही है उसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए, मतलब मार्केट से पैसे कम करने के लिए, लिक्विडिटी कम करने के लिए ये स्टेप लिया गया था। तो देखिए ये तो सही है। सेंट्रल बैंक्स जनरली assume that they have a ability to counteract the rising consumer price via monetary policy means। yes, देखो ये मॉनेटरी पॉलिसी टूल तो है, और हमने यूपीएससी ने पहले इसको कैसे पूछा था कि अगर हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी यूज करना पड़ेगा, तो बैंक रेट इंक्रीज करो या रेपो रेट इंक्रीज करो। तो रेट जो है उसको इंक्रीज करके हमें लिक्विडिटी सक करनी, मतलब आरबीआई लिक्विडिटी सक करता है। ठीक है, तो ये दोनों सही भी है, एंड दैट इज अ राइट रीजन फॉर दैट। ओके, आगे चलिए। तो देखिए कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल्स इन द फाइट ऑफ अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। यस, जो क्योटो प्रोटोकॉल जो उसमें कार्बन मार्केट्स आए थे। ओके, तो हम इसको क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म सीडीएम के ऐसे बोलते हैं, एंड दिस इज फ्लाइट फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। सेकंड देखिए कार्बन मार्केट्स ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट। कैसे होता है ये, देखिए कार्बन मार्केट्स की वजह से क्या होगा कि कार्बन पे टैक्स लगेगा। ओके, उसको कार्बन टैक्स बोलते हैं, और उस टैक्स की वजह से क्या होगा, जो कंपनीज कार्बन एमिशन कर रही है उससे गवर्नमेंट टैक्स लेगी। तो इसका जो मतलब है वो ये है कि ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जो प्राइवेट कंपनीज के जो रिसोर्स है वो गवर्नमेंट ले रही है। ओके, सो ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसका कोई ये रीजन नहीं है। देखिए आप अगर अच्छे सही से पढ़ रहे हो तो आपको समझ आ जाएगा कि ये क्लाइमेट चेंज को लेने के लिए एक टूल है, लेकिन उन्होंने इस टूल का रीजन नहीं दिया। उन्होंने ये भी एक स्टेटमेंट ही किया है, वैसे ही नॉर्मल स्टेटमेंट। तो दोनों सही है, बट दिस इज नॉट द राइट रीजन फॉर द अबो स्टेटमेंट। ओके, देखिए 24 आरबीआई का जो स्टरीलाइजेशन, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, यूपीएससी का पीवाई क्यू है ये। तो इसका आंसर देखिए सेकंड देखिए ओवरसाइट सेटलमेंट एंड पेमेंट सिस्टम्स, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। डेट एंड कैश मैनेजमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यस आरबीआई इसका मैनेजमेंट करती है। ठीक है, लेकिन ये देखो ये जो स्टेटमेंट है वो 2022 के क्वेश्चन में से आया है। ठीक है, दिस इज राइट स्टेटमेंट बट दिस इज नॉट अ स्टरीलाइजेशन। रेगुलेटिंग द फंक्शंस ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, देखिए ये भी पिछले साल वाले क्वेश्चन का एक स्टेटमेंट है बस, दिस इज बट नॉट स्टरीलाइजेशन का मतलब होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। देखिए ये सारे जो है ना ये यूपीएससी ने अपने खुद के पेपर में से स्टेटमेंट्स निकाले हैं। ओके, तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, पिछले सालों में इसको पूछा गया है। ओके, तो आप इसलिए पीवाईक्यू पे थोड़ा बहुत अच्छे से मतलब ये करिए, और उसको थोड़ा रिसर्च भी कर सकते हो आप। 25 देखिए दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर देखिए क्या है कि कैपिटल मार्केट के बारे में पूछा है। सबसे पहले देखिए वी नो अबाउट ट्रेजर बिल, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लेस देन 1 ईयर जो होता है, गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सब बॉन्ड निकालते हैं उसको ट्रेजर बिल बोलते थे। तो दिस इज नॉट अ कैपिटल, ये करंट मतलब कैपिटल मार्केट तो ये नहीं है। तो देखिए कि
कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी क्या होता है कि जो बैंक्स होते हैं ना एक दूसरे के बीच में जो पैसे की लेना देना करते हैं, तो उसके लिए कॉल मनी मार्केट होता है। तो लेकिन ये भी बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे 14 डेज या 28 डेज के लिए ये होता है, तो ये भी नहीं है। तो ये बाकी स्टॉक मार्केट भी कैपिटल मार्केट है और गवर्नमेंट बॉन्ड भी कैपिटल मार्केट है। ठीक है, तो इसका आंसर ओनली। तो इसके लिए भी आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए इकोनॉमिक्स के बारे में। आगे चलिए 26। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी मतलब इजी क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल, मतलब हम इसको ये कर सकते हैं। इसमें क्या बोला कि स्मॉल फार्मर बट लार्ज फील्ड। देखिए स्मॉल फार्मर अगर हमने अगर आइसोलेटली सोचा तो ये सोचा तो स्मॉल फार्मर और लार्ज ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है। ओके, अगर लेकिन आप ऐसे सोचो कि स्मॉल फार्म बहुत सारे स्मॉल फार्मर्स अगर एक साथ आ गए तो वो लार्ज एक लैंड क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इसको हम कोऑपरेटिव फार्मिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला बोल रहा है कि रीसेटलमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल अपरूटेड फ्रॉम देयर कंट्रीज ड्यू टू वार। देखिए ये फार्मर की बात कर रहा है, ये वार की बात कर रहा है। देवमंदर मतलब ये थोड़ा फार फेस्ट लग भी रहा होगा आपको पढ़ते ही। दूसरा सी देखिए, मेनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया टुगेदर मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विथ अ देखो ये है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, दिस इज नॉट अ कोऑपरेटिव फार्मिंग। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, इसलिए हम इसको निगेट करते हैं। अ कंपनी एक्सटेंड्स लोन्स, टेक्निकल नॉलेज एंड मटेरियल इनपुट्स टू नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर्स इन द। तो देखिए कंपनी अगर फार्मर्स को कुछ लोन दे रही है तो इसका मतलब ये होगा ना कि कॉन्ट्रैक्ट ही है ये। ठीक है, दे प्रोड्यूस कमोडिटी, जैसे पेप्सी को वो फार्मर्स गुजरात के फार्मर्स के बीच में वो लेज का जो पोटैटो उसके बारे में केस होता है, ये दोनों उन के बारे में बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए मेनी मार्जिनल फार्मर्स organize themselves into groups and synchronize and harmonize selected agricultural operations। yes, तो यही है कोऑपरेटिव फार्मिंग के बारे में बात कर रहा है वो। ओके, तो थोड़ा ऐसे आप हम डिराइव कर सकते हैं आंसर को। ठीक है 27, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर नाइजर। देखिए गवर्नमेंट 23 क्रॉप्स को एमएसपी देती है। तो उसमें से आप देखिए 14 कुछ क्रॉप्स को गवर्नमेंट खरीफ क्रॉप्स है, उसके बाद कुछ तो 8 क्रॉप्स रबी है और कुछ अलग मतलब जायद वाले भी कुछ क्रॉप्स है। तो उनको आप थोड़ा देखिए, क्योंकि एमएसपी पे कंटिन्यूअसली क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, जैसे पिछले बार 2020 में पूछा था कि इंसिडेंटल के बारे में पूछा था एमएसपी के। तो ये बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है यूपीएससी का, तो इसको आप देख लीजिए। जैसे देखिए नाइजर इज अ कल्टिवेटेड एज अ खरीफ क्रॉप। ओके, एंड सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज इट, तो इसको तो सही मानेंगे हम। ठीक है, ये तो होता होगा कि कोई तो इसका ऑयल सीड ऑयल यूज करता होगा। देखिए अगर इस पे देखें तो हमने देखिए यहाँ पे जो खरीफ क्रॉप है ये 12 है, रबी क्रॉप 7 है और अदर क्रॉप जो है वो 3 है। ठीक है, ऐसे 12 7 19 22 और ये शुगर कैन उस पे एफआरपी दिया जाता है। तो ये जो नाइजर सीड जो देखिए यहाँ पे खरीफ क्रॉप में है, और जैसे ये द हिंदू का कटआउट है उसमें भी उन्होंने नाइजर सीड को कितना जो मिलेगा एमएसपी वो यहाँ पे बताया। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी सही है और ये भी सही है, तो इसका आंसर होगा ऑल थ्री। थोड़ा आप एमएसपी के बारे में आप थोड़ा जरा डिग डीप करिए, देखिए इसमें कुछ अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं तो। कंसिडर द इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया इन द फॉलोइंग असेट्स, तो हाउ मेनी ऑफ अबव आर कंसिडर्ड इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट्स। देखिए इनटेंजिबल के बारे में यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज इनटेंजिबल, शायद 2020 में पूछा है। ओके, तो देखिए इसमें क्या होगा, हमको पता है कि इंटेंजिबल जिसको हम टच नहीं कर सकते। तो ब्रांड का रिकॉग्निशन, यस हम बोलते हैं कि इस नाइकी एक ब्रांड है तो ब्रांड की वैल्यू है उसकी, दैट इज ब्रांड रिकॉग्निशन। दूसरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यस आईपीआर भी कोई ऐसा हमको टच नहीं कर सकते हम, लेकिन दैट इज अ इन्वेस्टमेंट। और मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स, मतलब हमारे पास एक बहुत बड़ा बेस है, क्लाइंट का बेस है, वो भी हमारा एक सॉफ्ट या इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, जो कि हमारा वो एक फिक्स्ड हमारा क्लाइंट है। ओके, तो इन्वेंटरी, देखिए इन्वेंटरी ये फिजिकल इन्वेंटरी होती है, जैसे अमेजोन की कोई इन्वेंटरी है वहां पे उन्होंने कुछ स्टोर करके रखा है, तो दैट इज टेंजिबल इन्वेस्टमेंट। तो ये दो नहीं है, तो उसका आंसर ओनली थ्री होगा। तो देखिए ऐसा थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा और थोड़ा एक जनरल भी नॉलेज रखा करिए थोड़ी चीजों के बारे में। ओके, तो 29 देखिए, इसमें देखो ये मैं इसको इजी मानता हूँ, इसमें इसके लिए ना ये ऊपर वाला पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। देखिए कैसे मैं बताता हूँ आपको। फॉर द हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन 15th फाइनेंस कमीशन यूज्ड हाउ मेनी ऑफ द अबव एज अ क्राइटेरिया, और इन्होंने दिया कि अदर देन। देखिए अगर आपने थोड़ा पढ़ा होगा तो आपने ये देखा होगा कि जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसके 6 इंडिकेटर्स है। ठीक है 6 है, उसमें इन्होंने बोला कि पॉपुलेशन, एरिया और इनकम डिस्टेंस, ये तीन तो यहीं पे हो गए, तो बाकी बचे तीन, तो इसका आंसर क्या होगा ओनली थ्री। ठीक है, तो ये है, लेकिन इसको इसके लिए फिर भी हमें ऊपर का पढ़ना चाहिए। मैं ऐसा ये सजेशन नहीं दूंगा आपको, नहीं मत पढ़ो, लेकिन
इसमें थोड़ा ये लॉजिकली भी आंसर इसका निकल रहा है। तो देखिए इसमें क्या है कि डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस तो है ही, फॉरेस्ट और इकोलॉजी ये होता ही है, जैसे स्टेबल गवर्नमेंट, ठीक है, और ये गवर्नेंस रिफॉर्म, तो ये कुछ नहीं है, टैक्स और फिस्कल एफर्ट्स, तो ये देखिए ये है, तो इसमें तीन है। बाकी ये जो स्टेबल गवर्नमेंट तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, ये इसका कोई ऐसा हमने पढ़ा भी नहीं होता अगर देखा जाए तो। देखिए यहाँ पे, देखिए ये 15 फाइनेंस कमीशन है, 1 2 3 4 5 6, ये उसके 6 इंडिकेटर्स है, उसमें से उन्होंने दिया है, ठीक है, जैसे इनकम डिस्टेंस है, पॉपुलेशन है, एरिया है, फॉरेस्ट इकोलॉजी, टैक्स एफर्ट, ठीक है। तो आपको ऐसे सोचना चाहिए, ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा रट्टा भी मारना चाहिए इसके मामले ऐसी जरूरत चीजों में। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन इनिशिएटिव किस पे फोकस करता है। देखिए ये भी क्वेश्चन डिफिकल्ट है, क्योंकि आप इसको डायरेक्टली ऐसे किसी क्वेश्चन किसी ऑप्शन को एलिमिनेट यहाँ पे नहीं कर पा रहे हो इजीली। देखिए देखो, ये अफोर्डेबल हाउसिंग की बात कर रहा है, रैपिड मास रैपिड ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा है, मतलब सारे पॉजिटिव जो हेल्थ केयर है, रिन्यूएबल एनर्जी है, सारे मतलब अच्छी चीजें हैं, लेकिन ओके, तो इसलिए हम इसको, अगर एग्जाम कंडीशन में हम इसको ऑल ऑफ दी अबव ही मार्क करेंगे, लेकिन यूपीएससी ने इसका आंसर ओनली 3 दिया है, इसमें वो मास रैपिड ट्रांसपोर्ट ये नहीं है, ओके। तो आप ना ऐसे एक क्वेश्चन को वो वाला ट्रिक अप्लाई करेंगे, बाकी के लिए नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो वैसे गलत हो जाएंगे आपके, तो इसके लिए आप डरो मत, ठीक है, कोई नहीं, आप थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंटली डील किया करो क्वेश्चंस को। जैसे देखिए ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यू मस्ट बी हैव अ वेरी गुड नॉलेज अबाउट पॉलिटी, इसके लिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमें पता है कि मेनका गांधी केस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आया है, ठीक है, इंदिरा गांधी केस में, तो उसका ये लक्ष्मीकांत ने डायरेक्टली ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है। दिस इज, ये देखिए प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये हमने जापान से लिया है, ओके, और ये आर्टिकल 21 में हमारे मेंशन है, लेकिन ये इसका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है, ये प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और ये दोनों थोड़ा अलग है। ये जो बोलता है कि जो लॉ में है बस वही करना है, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये तो आर्टिकल 14 में है, तो हम इसको निकाल सकते हैं। दूसरा कि फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, और इसमें थोड़ा ये लग सकता है हमें, लेकिन ना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो जुडिशरी है मोस्टली नेचुरल जस्टिस देने के लिए यूज करती है, क्योंकि वो खुद का विजडम यूज करती है यहाँ पे, ओके। फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये लॉ के अबो, लॉ के आगे जाके जुडिशरी काम करती है, इसलिए ये बोलता है कि नेचुरल जस्टिस के, है ना। तो आप देखो नेचुरल जस्टिस जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, वो भी नेचुरल जस्टिस का काम करती है, तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ थोड़ा लॉ के भी आगे जाके ये लोग थोड़ा सोचते हैं, तो इसको इसका आंसर है ये। बहुत सारे क्लासेस ने इसका आंसर सी भी दिया था, लेकिन वो गलत है, ठीक है। दूसरा देखिए प्रिजन्स, ये 2021 का क्वेश्चन है, यूपीएससी को उन्होंने फिर से रिपीट किया है, स्टेट गवर्नमेंट डे टू डे, यस दिस इज राइट। और प्रिजन्स आर गवर्न, देखिए प्रिजनर्स ऑफ 1894 में ये ट्रांसफर्ड, सॉरी ये जो था एक्सप्रेसली केप्ट सब्जेक्ट ऑफ द प्रिजन्स इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इसी वजह से बाद में इसको स्टेट गवर्नमेंट के पास रखा गया है, ओके, क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, तो जो फोर फादर्स थे, और उन्होंने उसको स्टेट गवर्नमेंट के इसमें लिस्ट में रखा है, जैसे शेड्यूल 7 में, तो ये दोनों, दिस इज ये देखो पीवाईक्यू से ही आया है। दूसरा देखिए कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज ऑल्सो रिपीटेड क्वेश्चन, इट डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव फॉर द मेकिंग नेसेसरी लॉज, नहीं, लॉज तो वैसे ही बना पाएंगे ये, जैसे ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, फिर भी वो लॉज के ऊपर चलता है। इट इनेबल्स द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिस एंड, नहीं, ये तो बहुत ही रिलीवेंट स्टेटमेंट है। इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात कर रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज नथिंग बट अ लिमिटेशन ऑफ पावर ऑफ द गवर्नमेंट, और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जनता को, मतलब लोगों को हमें पावर देता है, हमें एम्पावर करता है, ओके। सो दिस इज सी। देखिए सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी, देखिए इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी रशिया में सोशल जस्टिस और ये सब कुछ है, ओके। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब ही होता है लिमिटेशन ऑफ पावर, ये यूपीएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसलिए इसको देखा करिए अच्छे से, ठीक है। 34 यूपीएससी ने इसको कैंसिल किया है, फिर भी अगर इसका आंसर इसका ए होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन को ओवरकम करके जो फंडामेंटल राइट्स जो है उसका मतलब उन्होंने बाईपास करने की जो कोशिश की है, जो फर्स्ट अमेंडमेंट में 9th शेड्यूल जो इंक्लूड किया था, तो उस 9th शेड्यूल की वजह से बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हमारे वायलेट हुए, तो इसका आंसर ये होगा, लेकिन पता नहीं यूपीएससी ने इसको क्यों कैंसिल किया है। 35 देखिए, द नेशनल कमीशन, इसमें पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन से हैं, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, हमें पता है कि एनएचआरसी एक्ट से बना है 1993, नेशनल लॉ कमीशन जो है
वो 3 साल में एक बार बनाते हैं, लेकिन ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया है। ये एक कन्वेंशन भी है जो 1835 में फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया बना था मैकॉले के अंडर। दूसरा नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमीशन, ये 1986 में बना था, और हाल ही में इस एक्ट में संशोधन करके मतलब इस 1986 के एक्ट को रिप्लेस किया है। तो ये भी नहीं है, तो ओनली नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है उससे इसको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिला है। तो इसका आंसर ओनली वन होगा। 36 देखिए, इफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड वाइड बाय सुप्रीम कोर्ट, तो उसने जो डिसीजन लिए हुए थे वो सारे इनवैलिड हो जाते हैं। ऐसे होता है क्या? नहीं, ऐसा क्यों नहीं होता? देखो, बिकम्स इनवैलिड नहीं होता क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो खुद काम नहीं, मतलब अपने डिस्क्रेशन पे काम नहीं करते, उनके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको सपोर्ट करता है, उनको काम करने के लिए बताता बोलता है वैसे, इसलिए ये इनवैलिड नहीं हो जाता। इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड दैट सम लेजिस्लेटिव डिसॉल्व्ड इलेक्शन ए टू टेक प्लेस। नहीं, ये सारे लक्ष्मीकांत में दिए हुए स्टेटमेंट्स हैं, तो आप उसको पढ़ देखिए अच्छे से, ये दोनों गलत है। और व्हेन बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसने टाइम लिमिट दिया हुआ है क्या? कोई टाइम लिमिट नहीं दिया हुआ। ओके, इसलिए बहुत बार प्रेसिडेंट जो है पॉकेट जो वीटो या ऐसे कुछ कुछ चीजों का यूज करते हैं। ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे। सो बी केयरफुल और थोड़ा अच्छे से पढ़ा करिए। जैसे देखिए, फाइनेंस बिल एंड मनी बिल के बारे में बात कर रहा है। व्हेन लोकसभा ट्रांसमिट्स फाइनेंस बिल टू राज्यसभा, इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। देखिए, राज्यसभा के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो मनी बिल को रिजेक्ट करे। वो जस्ट एक सजेशन दे सकता है, कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट, ओनली कैन मेक रिकमेंडेशन। यस, दिस इज राइट। इन द केस ऑफ disagreement, in the case of disagreement between the Lok Sabha and the between the Lok Sabha and the Rajya Sabha, there is a no joint sitting for the money bill, right? But a joint sitting become necessary for the finance bill. देखिए, अगर डिसएग्रीमेंट हुआ है तो जॉइंट सिटिंग लेना पड़ता है। ओके, अगर इसने पास किया और इनको दोनों के बीच डिसएग्रीमेंट है तो। और इस नेसेसरी वर्ड की वजह से बहुत सारे क्लासेस ने इसको इसका आंसर ओनली वन दिया था, लेकिन यूपीएससी ने इसका आंसर टू दिया है, तो हमें इसका आंसर टू मानना पड़ेगा, क्योंकि नेसेसरी वैसे तो अगर नेसेसरी नहीं होना चाहिए, जब जब गवर्नमेंट को लगता है या प्रेसिडेंट जब जॉइंट सेटिंग बुलाते हैं तभी उसको वहां पे डिस्कस किया जाता है, लेकिन डिसएग्रीमेंट पे डायरेक्टली चाहिए ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन स्टिल इसका पता नहीं यूपीएस ने ओनली टू दिया है। देखिए, कम्युनिटी रिजर्व, द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट ऑफ बिकम्स द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ सच फॉरेस्ट। यस, ये है। Hunting is not allowed in such area. Okay, people of such area are allowed to collect non-timber forest produce, and people of such area are allowed traditional एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। देखिए, थर्ड मतलब नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस तो उनको अलाउ कर देंगे, लेकिन 2 और 4 देखिए, नॉट अलाउड इन सच एरिया, हंटिंग इज नॉट अलाउड, और पीपल्स एरिया अलाउड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। देखो, कोई ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता। ठीक है, और देखिए, अब इसका भी आंसर जो है ना, यूपीएससी ने इसका आंसर ओनली टू दिया है, और ये हंटिंग नॉट अलाउड, तो ऐसा कोई डायरेक्टली कहीं पे मेंशन नहीं किया है, क्योंकि अगर कुछ कुछ चीज़ों का हंट शायद कर सकते हो इसमें, इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता, आप थोड़ा इसको देख सकते हैं। तो इसका आंसर ओनली टू है, और ये डिफिकल्ट है क्वेश्चन। ओके, कि इसमें एलिमिनेशन करना इतना इजी नहीं है। 39 देखिए, शेड्यूल्ड एरियाज in India within a state, notification of area, scheduled area, order of the president. Okay, president उस scheduled area को notification करते हैं। yes we know, scheduled area ये कहाँ पे? scheduled area और tribal area, scheduled area ये schedule 5 में आते हैं, 5 में। the largest administrative unit forming the scheduled area is the district and the lowest is the villages in the block. Yes, and the chief minister of the concerned states are required to submit annual to home ministry. देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता, चीफ मिनिस्टर ऐसा होम मिनिस्टर को नहीं करते, और ये थोड़ा जो जो सेरिमोनियल फिगर्स है वो काम करते हैं, जैसे गवर्नर प्रेसिडेंट को ऐसा कोई लिस्ट भेजते हैं, ठीक है, ऐसा कोई रिपोर्ट भेजते हैं, तो ये गलत है, इसमें ये चीफ मिनिस्टर नहीं है और यहाँ पे होम मिनिस्टर भी नहीं है, यहाँ पे गवर्नर प्रेसिडेंट को भेजते हैं। ठीक है, इसलिए वो थोड़ा उन्होंने चेंज किया वहाँ पे, और दिस इज वेरी इजी टू यूपीएससी को चेंज करने के लिए यहाँ पे, इसका आंसर ओनली टू होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड सम जजमेंट्स दैट द रिजर्वेशन पॉलिसीज, रिजर्वेशन पॉलिसी की बात की जा रही है यहाँ पे,
as made under Article 16(4) of the Constitution of India would limited by the Article 335 ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इक्विटी। ये थोड़ा पढ़ के आपको थोड़ा फार फेच लग रहा होगा, लेकिन ये जो है, ये जो नागराज केस जो है, नागराज जो केस है 2006 का, उसमें यूपी सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में बताया था कि 335 में मेंटेनेंस ऑफ एफिकेसी की वजह से रिजर्वेशन देने का जो है वो थोड़ा लिमिटेशन हो सकता है इसमें। तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही है, ये एम नागराज केस के बारे में उसमें ये स्टेटमेंट दिया गया था। जब देखिए कि डिफाइंस, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने एफिशिएंसी और प्रीमियम के बारे में डिफाइन किया है, देखिए ये सही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही कम चीज़ों को डिफाइन करता है, दिस इज रॉन्ग। तो इसका आंसर, जैसे हमने देखा कि वो तो यहाँ पे करेक्ट दिया है, यहाँ पे करेक्ट दिया है, तो सेकंड इनकरेक्ट, तो इसका आंसर सी होगा। ओके, तो आगे देखिए 41, ये धन्य कट्टका का बारे में पूछ रहे हैं। धन्य कट्टका, तो प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर ये कहाँ पे लोकेटेड है? महासंगिका से। महासंगिका ये पहले यूपीएससी ने पूछा था, लेकिन धन्य कट्टका ये देखिए कहाँ पे, हम इसको ना गंडी कोट्टा जो था, गंडी कोट्टा धन्य कट्टका ऐसे कुछ, जो गंडी कोट्टा पहले यूपीएससी ने पूछा था, तो वो था आंध्र प्रदेश का। तो ऐसे करके हम इसको थोड़ा लगा सकते हैं। ये गांधार तो हम इसको निकाल सकते हैं, गांधार ये कहाँ पे, अभी जो प्रेजेंट है पाकिस्तान में है, तो वहां पे तो ऐसा कुछ नाम नहीं होगा। बाकी मगध, मगध में तो नॉर्थ में भी ऐसा कुछ नाम नहीं होगा। ओके, तो हमारे पास आंध्रा और कलिंगा, मतलब कलिंगा उड़ीसा में था और आंध्रा आंध्र प्रदेश में, तो इस हम 50-50 पे आ सकते हैं वैसे। ठीक है, अगर ऐसे एलिमिनेशन अगर हमने किया और वी थोड़ा हमने थोड़ा लॉजिकल सेंस यूज किया तो। ओके, तो इसका आंसर है आंध्र। फिर देखिए 42, with reference to the ancient India, consider the following statements. The concept of stupa is of a Buddhist in origin. देखिए स्तूपा ये बुद्धिस्ट ओरिजिन नहीं है। अगर आपने नितिन सिंघानिया सर की अगर बुक पढ़ी होंगी, मतलब जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर के बारे में, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो स्तूपा है वो एंशियंट, मतलब जो वैदिक पीरियड में भी स्तूपास थे, ओके, लेकिन ये प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट के टाइम पे हुआ है। तो और ये ओरिजिन हुआ या कंटेम्परेरी, ऐसी चीजें यूपीएससी मोस्टली रॉन्ग देता है, तो दिस इज रॉन्ग। स्तूपा वाज जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ रिलिक्स, देखो जनरली भी यूज किया है और वहां पे रिलिक्स होते हैं, ठीक है, तो दिस इज सही स्टेटमेंट। स्तूपा वाज अ ओट्यू एंड कमेमोरेटिव स्ट्रक्चर, यस, ऑफ बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। जैसे वहाँ पे रिलिक्स विलिक्स होते हैं ना, तो ये कमेमोरेटिव या वोटिव बन जाता है, तो ये दोनों सही है, लेकिन फर्स्ट वाला गलत है, इसका आंसर ओनली 2 होगा। ये थोड़ा लॉजिकल भी है। देखिए इसके बाद कोरकई, पुमपुरन, मुचिरी। देखो मुचिरी, मुचिरिस, ये हमने पढ़ा होगा बहुत बार। ठीक है, ये जो तमिलनाडु की एनसीईआरटी की बुक है उसमें ये दिया हुआ है। ठीक है, तो और वैसे भी यूपीएससी का देखो ये कैपिटल सिटीज दिया है, कैपिटल सिटीज हो तो हमें कुछ पता हो जाता। ठीक है, ऐसा कोई ये मेजर सिटीज भी नहीं लग रहा है कि हाँ किसी की कैपिटल हो। ऐसे वरंगल विरंगल अगर होता तो हम मान जाते कि हाँ यार ये मतलब था वहाँ पे, जो अभी तेलंगाना के रीजन में काकतिया उनका था वरंगल। फिर देखिए सेंटर्स ऑफ आयरन एंड स्टील मेकिंग इंडस्ट्री, यूपीएससी ने अभी इस पे इतना कुछ फोकस नहीं किया है। हालांकि देखिए श्राइन्स ऑफ जैन तीर्थंकरस, ये भी नहीं है। जैसे मांगी थुंगी, ये सारे श्राइन्स है, जैसे मांगी थुंगी हुआ, श्रवण बेलगोला हुआ, ये है। या जो माउंट अबू है वहां पे जैन तीर्थंकर के श्राइन्स है, लेकिन ये है पोर्ट्स। ठीक है, और ऐसे वैसे यूपीएससी ने पहले भी पोर्ट्स के बारे में, घंटाशाला और ये सारे पोर्ट्स के बारे में पूछा था। तो नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन, वट्टकिरुत्तल, वट्टकिरुत्तल ये किसके बारे में बात कर रहा है? सो दिस इज वेरी डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे अगर हमें इसके बारे में नहीं पता है तो हम इसको कुछ डिराइव भी नहीं कर सकते, कोई एलिमिनेशन भी हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते वैसे। ठीक है, तो ये किंग्स एम्प्लॉइंग वुमेन बॉडीगार्ड, लर्नड पर्सन असेंबलिंग इन द रॉयल कोर्ट टू डिस्कस रिलीजियस फिलोसॉफिकल मैटर्स। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप मोस्टली स्किप करना सही है, अगर आपके काफी अगर 90 के आसपास अटेम्प्ट वैसे हो रहे तो। और अगर नहीं हो रहे तो आप यहाँ पे गेस वर्किंग ऐसे ही कुछ तो करके करना चाहिए। लेकिन मैंने बहुत कुछ सोचा इसके बारे में, लेकिन मुझे ऐसा कोई एलिमिनेशन टेक्निक नहीं मिला इसका, और मैंने पिछले साल मैंने इसको स्किप किया था इस क्वेश्चन को। जरा देखिए, हाउ मेनी ऑफ द अबव डायनास्टीज एस्टैब्लिश्ड देयर किंगडम्स इन द अर्ली 8th सेंचुरी एडी। 8th सेंचुरी एडी के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब 700 के आसपास कुछ तो होगा। अब देखिए, अब होयसाला की बात करें तो इनका तो 11th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी के बीच में इनका था, तो ये भी नहीं है। गहरडवला जो है इनका भी 11th से 12th सेंचुरी के बीच में था। ओके, ये जो नॉर्थ में था गहरडवला। जैसे काकतिया, काकतिया का भी अबाउट
12th सेंचुरी या मतलब 12th या शायद 11th सेंचुरी के आसपास काकतीय का था, तो ये भी नहीं है। और यादव का भी देखिए 9th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ है, और ये 8th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। शायद यादव का 850 के आसपास से उनका उसको स्टार्ट हुआ है, उसके आगे उसके पहले उनका नहीं था। तो इसका आंसर नन ऑफ दी अबव है, और दिस इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, आपको क्रोनोलॉजी थोड़ी देख के जानी पड़ेगी। ओके, थोड़ा क्रोनोलॉजी आर्ट कल्चर में थोड़ा उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि यूपीएससी वैसे भी क्रोनोलॉजी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। जैसे 2021 में भी पूछा था कि जो गुप्ताज और हर्षवर्धन के बीच में वहाँ पे कौन से किंगडम्स थे, वो क्वेश्चन 2021 में पूछा है। हम बाद में देखेंगे उसको जब हम करेंगे। दूसरा देखिए लिटरेरी वर्क, देवी चंद्रगुप्तम बिल्हाना। देखिए देवी चंद्रगुप्तम बिल्हाना नहीं है, देवी चंद्रगुप्ता विशाखदत्ता है। जैसे अगर आपको थोड़ा भी अगर इसके बारे में पता होगा तो ठीक है, ये विशाखदत्ता का है, पहला तो नहीं है। जैसा कि मिलिंद पन्नो नागार्जुना के बारे में बात कर रहा है, नागार्जुना ने ये नाग सेना है। ठीक है, जो मिलिंद पन्नो का मतलब है मिलिंद के जो प्रश्न जो थे, मिलिंद और उस साधु के बीच में उनके बीच में ये डिबेट हुआ था, और उसको उसने लिखा है। और ये नागार्जुन नहीं है, नागसेना है। और बाकी ये इसके बारे में पता नहीं, तो इसको हम दो को तो एक्चुअली एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, इसका ओनली 3 एंड ऑल 4 तो नहीं होगा, इसमें से हम कुछ तो चूज कर सकते हैं, लेकिन इसका आंसर ओनली 2 है। ये दोनों सही है, मर्रा महाकाव्य और नीता अमृत जो भी है वो दोनों सही है। ठीक है, देखिए सोल्स आर नॉट ओनली प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल एंड प्लांट बट ऑल्सो ऑफ रॉक्स, रनिंग वाटर, मेनी अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स नॉट लुक्ड ऑन इट ऑन एज अ लिविंग बाय अदर रिलीजन। देखिए सब में सोल है, ये बात कर रहा है ये। ठीक है, ये कोर बिलीफ किसका है? ये भी यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसमें उन्होंने दिया था। इसका आंसर आपको पता है, वैसे बुद्धिज्म नहीं है, शैविज्म, और इसको तो हम वैसे भी इन्वर्ट करते हैं, इन दोनों में ही आंसर होगा जो भी होगा। तो इसका आंसर जैनिज्म है। और हम ये यूपीएससी अगर पीवाई क्यू हमने किया हो तो ये समझ आ जाता। मेरा वैसे ही सही हुआ था पिछले साल। Who among the following rulers of Vijayanagar Empire constructed a large dam across Tungabhadra river and a canal cum aqueduct several kilometers? तो देखिए दिस इज ऑल्सो इन माई ओपिनियन ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये सारे बहुत ही क्लोज ऑप्शंस है, जैसे देवराया, वीर विजय, विरूपाक्ष, मल्लिकार्जुन। तो इसमें कोई ऐसा हिंट नहीं मिल रहा है अनटिल अनलेस आपको पता हो कि इसका ये देवराया है, आपको ये आप आंसर तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि यहाँ पे ये वन लाइनर्स टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनका आंसर निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है वैसे। ठीक है, तो आप इसको स्कीप भी कर सकते हैं, या थोड़ा यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं आप अगर लेना है तो मुझे तो यहाँ पे कोई ऐसा एलिमिनेशन टेक्निक नहीं मिल रहा। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मेडिवल गुजरात सरेंडर्ड ड्यू टू पोर्तुगीज? ये देखिए ये स्पेक्ट्रम में है। ठीक है, तो आपने अगर उसको पढ़ा हुआ तो जो स्टार्टिंग में जब पोर्तुगीज आते हैं तो वो दीव को लेते हैं। ठीक है, और फिर बाद में उस दीव के लिए ब्रिटिशर्स भी उनको दीव चाहिए होता है, तो उनके बीच में फिर वो लड़ाई होती है वहाँ पे। ठीक है, बैटल्स होते हैं। तो ये थोड़ा आप स्पेक्ट्रम या थोड़ा अच्छे से पढ़िए उसको, उसमें समझ आएगा। तो इसका आंसर अहमद शाह नहीं है, मोहम्मद बेगरा भी नहीं है, और मोहम्मद शाह। इसका आंसर बहादुर शाह है। उस टाइम पे गुजरात का जो था वो बहादुर शाह था, तो गुजरात सुल्तान। लास्ट देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? वेरी इजी क्वेश्चन, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। इसका आंसर यू नो ऑल। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये हम मतलब हमने पार्ट 1 का हमने डिस्कशन देख लिया। अगर आपको किसी में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मुझे पूछ सकते हैं, और किसी क्वेश्चन का मैंने अगर गलत आंसर भी अगर फास्ट फास्ट में दिया हो तो आप उसको भी थोड़ा मेंशन कर सकते हैं। बाकी देखिए मैं ऐसे वीडियोस आपको जो एनालिसिस है उसका ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि ये मुझे सच में मोटिवेशन देगा। और थोड़ा क्योंकि देखो मुझे भी पढ़ना है, क्योंकि मैं भी पढ़ते पढ़ते ये सब कुछ चीज़ें कर रहा हूँ। तो थोड़ा मतलब अगर आप मतलब मैं आपको थोड़ा टाइम निकाल के ये सब कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा मुझे हेल्प करिए। एंड बी सेफ। अभी थोड़ा अपने हेल्थ का भी ख्याल रखिए, और पढ़ाई करते रहिए, और थोड़ा रेस्ट भी लिया लिया करिए। ओके, सो चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।